हेलो फ्रेंड्स, सर्कल पार्ट 1 के बारे में आप लोग पिछली वीडियो देखें और वहाँ पर आप लोगों को त्रिज्या, वृत्तखंड और व्यास इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगी। आज हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे आगे की और जानकारियाँ। तो जो चैनल में आए हैं पहली बार वह पार्ट 1 को देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले सबसे पहले त्रिज्या खंड के बारे में, त्रिज्या खंड के बारे में जिसको सेक्टोर कहते हैं। तो यह क्या होता है इसको समझते हैं। तो यह होता है कि किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र। तो यह जो होता है वह त्रिज्यखंड कहलाता है कि किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, तो यह त्रिज्यखंड होता है। तो मान लेते हैं यह एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और इसकी जो दो त्रिज्याएं हैं वह मान लेते हैं यह एक पॉइंट है A और यह एक पॉइंट है B। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह A और B इस प्रकार से देखेंगे तो यह हम लोगों का एक चाप हो गया, AB एक चाप हो गया और साथ ही साथ में त्रिज्या AO और OB हैं। तो इसके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा है जो हम लोग लगभग त्रिभुज आकार का दिख रहा है, तो यह हम लोगों का हो जाएगा त्रिज्या खंड। तो यह एक त्रिज्या खंड हो गया। तो इसी को कहते हैं कि दो त्रिज्याओं के बीच में ये दो त्रिज्याएं हैं और साथ ही साथ में एक चाप है AB, तो इसके अंदर में जो घिरा हुआ क्षेत्र है वह त्रिज्या खंड होता है। अब बात करते हैं वृत्तखंड के बारे में। सेगमेंट, यह सेगमेंट होता है। तो वृत्तखंड होता क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र, एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यह एक वृत्त है और केंद्र O है और AB एक हम लोगों का जीवा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एक जीवा AB है और एक चाप, यानी कि चाप हम लोग का AB भी हम लोग चाप कह सकते हैं इधर से भी, या तो फिर हम लोग इस प्रकार से भी एक चाप कह सकते हैं। तो जीवा के साथ में एक चाप होना चाहिए और इसके बीच में जो भी घिरा हुआ क्षेत्र होगा, मान लेते हैं इधर से हम लोग देखते हैं इस वाले चाप से, तो हम लोगों को ये एक क्षेत्र जो मिल रहा है तो यह हम लोगों का हो जाएगा वृत्तखंड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चाप से दो वृत्तखंड का निर्माण होता है। अगर दोनों बराबर नहीं है, अगर कोई एक छोटा है तो फिर हम लोग उसको हम लोग लघु वृत्तखंड कहेंगे और दूसरा जो होगा वह दीर्घ वृत्तखंड होता है। यानी कि एक चाप से हम लोगों का दो वृत्तखंड बनता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो व्यास होता है वह भी एक जीवा ही होता है। मान लेते हैं P और R है, एक जीवा ही है जिसको हम लोग PR एक जीवा भी है और साथ ही साथ में व्यास भी है। तो यह भी हम लोगों को दो वृत्तखंडों में भाग करता है, यानी कि इधर से भी एक वृत्तखंड हो गया और एक इधर से भी वृत्तखंड हो गया है। तो ये जो जीवा या जो PR जीवा या व्यास है वह क्या करता है कि वृत्त को दो बराबर वृत्तखंडों में बांटता है, जिससे हम लोग को मिलता है दो अर्धवृत्त बनता है।
तो जिससे हम लोगों को क्या होता है कि जिससे दो अर्धवृत्त बनता है। तो यह पी आर है, इसके कारण से हम लोग को दो अर्धवृत्त हम लोगों को मिल जाता है। तो यह वृत्तखंड होता है। अब बात करते हैं छेदक रेखा या छेदिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंट। तो यह है छेदक या छेदिका, किसको कहते हैं इसके बारे में। तो वृत्त के बाहर से वृत्त को दो भागों में बांटती हुई गुजरने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि छेद करने वाला है। तो वृत्त के बाहर से वृत्त को दो भागों में बांटकर गुजरने वाली जो भी रेखा होगी वह छेदक रेखा कहलाती है। तो मान लेते हैं कि यह एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, इसमें बाहर से एक बिंदु है, पी बिंदु है, यहाँ से इस प्रकार से एक रेखा गुजर जाएगी। तो यहाँ से हम लोग को ये एक भाग मिल रहा है, ये एक भाग मिल रहा है, तो दो भाग में बांट रही है। तो यह जो रेखा होगी पी आर, यह हम लोगों का पी आर, यह छेदक रेखा होगी। तो उसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ से भी काटते हैं इस प्रकार से, यह एम एन है, तो एम एन भी हम लोगों का छेदक रेखा होती। तो यहाँ पर एक नोट्स बन करके यह भी आता है जो ध्यान रखना है कि वृत्त में असंख्य छेदक रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त में असंख्य छेदक रेखाएं हो सकती है, एक छेदक रेखा। उसी प्रकार से कहीं से भी हम लोग खींचेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी छेदक रेखाएं मिल जाएंगी। तो वृत्त में असंख्य छेदक रेखाएं हो सकती हैं, यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग एक ही वृत्त में समझते हैं, इन सारी तीनों चीज़ों को। तो मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, यहाँ से यहाँ कोई दो बिंदु है A और B। तो इस प्रकार से इसको हम लोग जब देखते हैं, यहाँ से यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया ताकि समझ में आए। तो यह क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा AB एक चाप है, यह चाप है जिसको आर्क कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर है M और N है यह, तो इनको हम लोग केंद्र से मिलाते हैं इस प्रकार से। तो ये OM और ON तो हम लोगों का हो जाएगा त्रिज्या, यानी कि R हो जाएगा। और साथ ही साथ में यह MN जो है यह भी एक चाप है। तो यह जो क्षेत्र है, ये जो अंदर वाला जो क्षेत्र है इस प्रकार का, तो यह हम लोगों का हो जाएगा त्रिज्या खंड। तो यह हम लोग का हो जाएगा त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर। और मान लेते हैं यह है R और यह है S बिंदु, इन दोनों को भी हम लोग आपस में मिला लिए हैं। तो यह जो हम लोगों को मिल रहा है इधर वाला जो भाग, वो हम लोग का हो जा रहा है वृत्तखंड, वृत्तखंड। तो यह जो हम लोग का छोटा भाग है वह लघु वृत्तखंड हो जाएगा, और इधर जो बड़ा भाग है वो हम लोगों का दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों को एक ही जगह पर हम लोगों ने देख लिया है। अब स्पर्श रेखा के बारे में देखते हैं। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट। तो यह क्या होता है कि वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो एक ही बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है।
तो यह एक सीधी रेखा होगी जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, यानी कि इसको समझते हैं तो यह एक ओ केंद्र वाला वृत्त है और बाहर से वह बिंदु होगा, बाहर से ही वह बिंदु होगा। मान लेते हैं यह बिंदु है, एम पॉइंट है, तो यहाँ से कोई वृत्त का परिधि पर कोई एक बिंदु, मान लेते हैं यह बिंदु है, तो सिर्फ और सिर्फ केवल इसी को टच करते हुए यहाँ पर निकल जाएगी। तो यह जो होगा एम एन या एम एन जो होगा वह स्पर्श रेखा होगी। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा, उसी प्रकार से इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसे भी हम लोग पी क्यू भी हम लोग खींच सकते हैं, जो परिधि पर के एक ही पॉइंट को टच करते हुए निकल जाएगी। तो यह भी एक हम लोग का स्पर्श रेखा होगा। तो स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे और गुणधर्मों की जो बातें होंगी उन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो इसको टेंजेंट कहते हैं। तो दोस्तों चैनल के साथ में बने रहें ताकि आप लोगों को ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।